नमस्कार साथियों। आज ये जो उत्तरकाशी में धराली में आपदा आई है, इस पर कुछ बातें करने का था। तो मैं जो हूँ, इसलिए ये कुछ चीज़ें जो हैं कि जो लोगों के संज्ञान में आनी चाहिए। इसमें एक प्रमुख जो बात जिसने कि ये बात कहने के लिए बाध्य किया, उसमें से तो पहली बात ये है कि वो जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बयान आया है कि जोशीमठ की तर्ज पर किया जाएगा धराली का जो पुनर्वास या आपदा राहत या जो मुआवजा है, उसी की तर्ज पर किया जाएगा जोशीमठ की। तो एक तो इस बात ने बाध्य कि भले मैं इस पर जो है एक अपनी टिप्पणी लिख चुका हूँ, और इसके अलावा एक ज्ञापन भी मैंने मुख्यमंत्री को और आपदा प्रबंधन उत्तराखंड को और भारत सरकार का जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको भेजा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो अभी वहाँ राहत का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर के जो हमारा अनुभव है, इस पर भी मैंने एक छोटी सी टिप जो है लिखी है 2021 की आपदा के संदर्भ में। जो ऋणी की आपदा है उसमें भी जब मलबा आया और लोग उसमें दब गए, सैकड़ों लोग, तो पूरे ऋणी का जो बांध का जो वो था बैराज साइड, वहाँ तक और ऋणी के नीचे तक हज़ारों लाखों टन मलबा आ गया, उसके नीचे लोग दब गए। हम पहले ही दिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो हालात थे वो देख करके हमको जो लगा कि क्या किया जाना चाहिए। या तपोवन में भी जहाँ वो बाढ़ बह करके आई, वहाँ भी सैकड़ों, लगभग 140 लोग जहाँ दब गए थे मलबे के नीचे, तो वहाँ भी हज़ारों लाखों टन मलबा जो है उस बैराज साइट पर और जो उसकी टनल थी, सुरंग थी, उस पर उसमें जमा हो गया, जिसके नीचे लोग दबे हुए हैं। तो ये देख करके जो मंजर था, हमको समझ में आया कि पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए किसी भी राहत टीम की। तो हमको लगा कि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाला जाना, उनकी खोजबीन करना। संभव है कि कोई जीवित बचा हो, और नहीं भी बचा हो तो कम से कम उनके जो परिजन हैं उनको उनका शव मिलना चाहिए। तो यही सोच करके हमने जो है पहले दिन कोशिश की बातचीत करने की, नहीं हुई। दूसरे दिन कोशिश की, नहीं हुई। तीसरे दिन हम लोगों ने एक लिखित ज्ञापन बनाया 9 तारीख फरवरी को 2021, और जो तब की हमारी जो जिलाधिकारी वहाँ थी, स्वाति भदौरिया जी, जो आजकल पौड़ी जिले में जिलाधिकारी हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया। फिर जो बिहार से कुछ लोग परिजन आए हुए थे उनसे मिलवाया कि भाई ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ दबे हुए हैं, पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि इन लोगों को निकाला जाए। लेकिन वो कहीं प्राथमिकता में शामिल नहीं था, और वो आपदा के 15, 20 दिन, 25 दिन बाद भी वो जो है प्राथमिकता में नहीं रहा कि उन लोगों को निकाला जाना चाहिए। बल्कि मैंने एक छोटी कहानी जो है 2021 में लिखी, एक ऋणी की महिला थी रुद्रा देवी, उनकी, कि उनका बेटा जो है वो चट्टान के पीछे फंसा हुआ था और उसका फ़ोन भी काम कर रहा था 2-3 दिन तक। वो चाहती थी कि वहाँ खुदाई हो, उसको खोजा जाए उनके लड़के को, तो वो जीवित बच सकता है। और जब प्रशासन ने, सरकार ने उसकी खोजबीन नहीं की, वहाँ नहीं खुदाई की, तो उन्होंने स्वयं अपने आप सब्बल, बेलचा और जो खोज का सामान हो सकता है इसको ले करके नेपालियों के साथ खुद ही खुदाई शुरू कर दी कि मैं अपने बेटे को ढूंढ पाऊँ। बहुत सारे लोगों ने जो है अपने परिजनों के जो अंतिम संस्कार हैं बगैर शवों के कर दिए, और अभी तक भी जोशीमठ के पास जो है तपोवन से या बाकी जगहों से उन जो लोग हैं जो उस समय दब गए थे, उनके शवों के अवशेष मिलते हैं। किसी का हाथ मिलता है, गर्दन मिलती है, कभी उसका धड़ मिलता है। लेकिन वो जो परिजन वहाँ महीनों तक रहे, उनको जो है वो शव नहीं मिल सके। लोगों ने किसी तरह जो है अपने परिजनों के अंतिम संस्कार किए। ये 2021 के आपदा का हमारा अनुभव। उसके बाद घेराव हुआ, लड़े हम लोग, फिर हाई कोर्ट में भी गए, ये सब कुछ भी हुआ है ना। 2013 की आपदा में
केदारनाथ में बड़ी आपदा थी, सारा सेंटर वहाँ हो गया, सारा फोकस वहाँ हो गया, लेकिन वही आपदा गोविंद घाट में भी थी। वो जो वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का मार्ग है, वहाँ भी वो आपदा थी। बद्रीनाथ तक पूरा रास्ता बंद हो गया था। हम वहाँ पहुँचने वाले सबसे पहले लोगों में थे, सिख यात्री वहाँ थे। तो उन्होंने हमको देखते हुए, मेरे साथी इंद्रेश मैखुरी और हमको देखते हुए उन्होंने कहा कि अरे आप प्रशासन के लोग अब पहुँच रहे हैं। जबकि हमने उनको बताया कि भाई हम प्रशासन के लोग नहीं, हम तो आप ही के लोग हैं और आपकी खोज खबर लेने आए हैं कि क्या हमारे द्वारा किया जा सकता है, वो आप हमको बताएं। और वहाँ भी हमने देखा जिस तरह का अफरा तफरी का मामला था। 2021 की आपदा में हमने देखा कि जो है प्रशासन का वहाँ जो एडीएम जगह जगह से बुला लिए थे उन्होंने, बागेश्वर से, और एसडीएम बुला लिए थे 2-3 जगहों के ज़िले के, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। जो खोजबीन करने वाले लोग हैं या जो ये राहत में लगी हुई टीम है, इनका प्रशासन के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, प्रशासन का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। मतलब उनको अलग अलग विभाग दे दिए गए, लेकिन उनका आपस में कोई वो नहीं था। ये सब हमने लिखा, बोला, ज्ञापन दिया इस पर। तो जो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ धराली में, यही चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे कल लोग वहाँ शिकायत कर रहे थे, एक रिपोर्ट में दिख रहा है कि लोग चाहते हैं कि उनके परिजनों को खोजा जाए, तो उस पर वो प्राथमिकता में नहीं है सरकार की। और ये हम धराली में लगातार देख रहे हैं, लोगों की शिकायतें आ रही हैं। जिस तरह से राहत पुनर्वास का काम हो रहा है, बहुत चिंताजनक, निराशाजनक है। और ये ज़्यादा निराशाजनक, ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि हमारे पास बहुत सारी आपदाओं के सबक हैं, अनुभव हैं, उसके बावजूद ये हो रहा है। और फिर अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे पत्रकार साथी वहाँ पहुँचे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा देशी विदेशी मीडिया भी अभी आएगा। 21 में हमने देखा दुनिया भर का मीडिया, अल जजीरा से लेकर के, और मतलब मेरे साथ तो वो फाइनेंशियल टाइम और ये सब लोग, बहुत अंग्रेजी के मीडिया और ये सब पहुँचे, और उन्होंने बहुत लंबी लंबी और अच्छी रिपोर्ट्स भी लिखी। एक्सपर्ट्स जो आज धराली के बारे में कह रहे हैं, वो 2021 की आपदा के बाद कहा गया, 2013 की आपदा के बाद कहा गया। पर्यावरणविदों ने, एक्सपर्ट्स ने, साइंटिस्ट ने, उस समय भी ये सारी अंतर्राष्ट्रीय बल्कि इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी तब रिपोर्ट दी, अपने रिसर्च पेपर किए, सब हुआ। अभी भी होगा, अभी भी हो रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। नवीन जुयाल साहब का वीडियो आया है कि उन्होंने पहले ही इस बात को कह दिया था कि 24 में। अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो है वो पहले ही हमारे यहाँ के जो संस्थान हैं इसरो से संबंधित, उन्होंने तो 2024 में कह दिया है कि भाई वहाँ झील बन रही है, वहाँ ग्लेशियर जो है वो हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं, और ये संभावना है कि वहाँ आपदा आ सकती है। हमारी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यही रेणी में लोग पहले ही चेता रहे थे कि भाई ऐसा होगा, अगर ऐसा आप परियोजना बनाएंगे तो ये सब बातें हैं और ये अभी होने वाली है। लेकिन सबसे दुखद पहलू इसका ये है कि हमारी सरकारें इन चीज़ों से सबक नहीं लेती, सबक नहीं सीखती, ये बात। लेकिन जो मैं मुख्य बात जिस पर मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो मुख्यमंत्री साहब का जो बयान आया है जोशीमठ की तर्ज पर, उनका मुआवजा और ये सब तय किया जाएगा, उस पर हमारा ये कहना है कि जोशीमठ में जो हुआ वो एक आंदोलन की परिणति था। वहाँ तो दरारें आ रही थीं, वो शहर धंस रहा था, अभी भी उसमें स्थिति खराब है। और एक बड़े आंदोलन के बाद हम लोगों ने ये सुझाव दिया कि जोशीमठ के लिए अलग नीति बने, एक अलग पैकेज हो। भले वो नीति आज तक नहीं बनी, अभी जो वहाँ मुआवजा वगैरह मिला वो तो एक जीओ है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सिर्फ कोई नीति नहीं है व्यापक, जिस पर कि हमने उसके बाद भारत सरकार की जो टीम आई थी पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट के लिए, उसके सामने भी हमने सब कुछ रखा कि भाई अभी सोशल असेसमेंट इसका नहीं हुआ है ना, बाकी जो चीज़ें होनी थी वो नहीं की गई। लेकिन धराली के मामले में जो ज़्यादा कंसर्निंग बात मुझे लग रही है, जो ज़्यादा चिंताजनक बात लग रही है कि वहाँ जो भवन हैं जो ध्वस्त हुए हैं, ज़्यादातर व्यावसायिक भवन हैं, होटल्स हैं, दुकानें हैं। और जोशीमठ में क्या हुआ है कि जो होटल हैं, जो व्यावसायिक भवन हैं, उनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। जो मुआवजा तय किया गया, सरकार ने कहा कि जो मुआवजा तय किया गया उसमें उन्होंने जो है इतने सारे स्लैब लगा दिए कि जिसकी 1 करोड़ की संपत्ति माना चली गई तो उसको 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए भी नहीं मिलने वाले थे। तो यही अगर वहाँ होता है तो उन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरी जो चिंताजनक बात, क्योंकि जोशीमठ में अभी मिला नहीं है जो व्यावसायिक भवन स्वामी हैं या होटल वाले, दूसरा जो है वहाँ बहुत सारी कृषि भूमि चली गई है।
बहुत सारे लोग शिकायत करेंगे हमारे सेब के बागान चले गए हैं या सेब के बगीचों का नुकसान हुआ है, और जोशीमठ में अभी तक सरकार भूमि का मूल्य तय नहीं कर पाई कि कितना भूमि का मुआवजा दिया जाएगा, वो तय नहीं हुआ है। तो मुझे चिंता है धराली के लोगों की कि अगर जोशीमठ की तर्ज पर हुआ तो ऐसे ही हो जाएगा उनके साथ भी। जोशीमठ में अभी जो गरीब लोग हैं, सबसे जो प्रभावित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका जो है राजीव आवास का पैसा, प्रधानमंत्री आवास का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। कच्चे मकान जो हैं, हमारे जो परंपरागत जो पठाल वाले घर हैं, उनका मुआवजा तय नहीं हुआ। टीन शेड है, उनका मुआवजा तय नहीं हुआ। 2 साल बीत गए, मुख्यमंत्री के साथ 3-3 बार वार्ता हुई, समझौता हुआ है। भारत सरकार ने एक बजट एलोकेट कर दिया 1640 करोड़ रुपए का, और अभी तक वो बजट खर्च नहीं हुआ। 2 साल से ज़्यादा हो गए। तब हमको चिंता सताती है, तब हमको दिक्कत होती है कि अगर जोशीमठ की तर्ज पर हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अभी तक जोशीमठ के जो पुनर्निर्माण है या उसका स्थायीकरण है, उसका काम शुरू नहीं हुआ। अगर ऐसा ही धराली में होता है तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात होगी। तो इसलिए मैंने जो कल ज्ञापन दिया है, मैंने कहा है कि जोशीमठ की तर्ज पर नहीं होना चाहिए, बल्कि धराली का जो पुनर्वास है या उनका मुआवजा है वो धराली की तर्ज पर तय होना चाहिए। और जो केदारनाथ में जब मुआवजा तय हुआ था मृतकों का, तो उस समय जो है ज़्यादा मिला था, मतलब उस पर केंद्र सरकार का भी योगदान था और राज्य सरकार का भी था। तो 7 लाख से ऊपर का कुछ मुआवजा वहाँ मिला था। तो वो भी हमने एक बात कही है कि अलग से धराली के लिए जो है नीति बननी चाहिए, एक कमेटी गठित हो जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, धराली के लोगों को, उनसे पूछा जाए कि उनका क्या नुकसान हुआ है। सरकार नहीं तय करे कि उनका नुकसान क्या हुआ है, लोग तय करें कि लोग बताएं कि भाई हमारा ये नुकसान हुआ, सेब का हुआ है, होटल का हुआ है, होम स्टे का हुआ। और फिर होम स्टे और होटल में भी ये लोग अंतर कर देते हैं। ये हमारे यहाँ जोशीमठ में हुआ है कि होम स्टे में और होटल में अभी तक लोगों का पैसा नहीं मिला है। तो इसलिए ये ज़रूर मैं कहना चाहता था कि एक तो ये 2021 की आपदा है, 2013 की आपदा है, इनसे सबक लेने की ज़रूरत थी जो नहीं लिया गया। इसलिए सरकार पर कड़ी दबाव बनाए जाने की ज़रूरत है ना, और सही से वहाँ राहत पुनर्वास का काम हो, सही से उनके लिए जो है मुआवजा तय हो, और उन लोगों का जिनका बहुत सारा नुकसान हो गया है, कैसे उनका जीवन आगे चले। वो मैं तब देख रहा हूँ लड़कियों की वो वीडियो आ रही है, बेटियाँ वो कह रही हैं कि हमारा एक ही होटल था और हम कहाँ आगे कैसे हमारा जीवन चलेगा, या अन्य। अभी तो सरकार मृतकों का आंकड़ा नहीं दे रही है, कितने लोग वहाँ चले गए, बिहार के कितने लोग हैं, नेपाल के कितने लोग हैं, बाकी कितने और अन्य हो सकते हैं, तो उसका अभी कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। नुकसान का आंकड़ा नहीं है कि कितना नुकसान हुआ होगा। अब कहा जा रहा है कि वो पटवारी वगैरह लगवाए हैं उन्होंने और अब वो आकलन करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केवल सरकारी आकलन पर हमको निर्भर नहीं होना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। हमको जो है अलग से भी हम भी करेंगे स्वयं, हम भी चाह रहे हैं कि हम वहाँ जा कर के फैक्ट फाइंडिंग करें और हम भी एक आंकड़ा जारी करेंगे, अपना अध्ययन जारी करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है वहाँ के लोगों को शामिल करते हुए उसमें जो है मुआवजा भी तय होना चाहिए, पुनर्वास की क्या नीति होनी चाहिए वो भी होना चाहिए। जोशीमठ में हम लोगों ने कहा था कि जब तक लोगों की स्थायी व्यवस्था नहीं होती तब तक प्रीफैब है ना, अस्थाई कोई प्रीफैब्रिकेटेड का निर्माण करके वहाँ, भले ही जोशीमठ में तो हुआ नहीं, ये बाद में जब बना बहुत दबाव के बाद पत्रकारों के, तो वो जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर बना। 17-17 लाख रुपए के सरकार ने वो बना दिए प्रीफैब्रिकेटेड हट, और अब वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ गायें जो है उसमें वो रहें, तो ये सरकारी धन का जो है नुकसान हुआ। दूसरी बात मैंने कही है कि जब तक लोगों का नहीं होता तो अस्थायी शेड का उनके लिए निर्माण हो, जहाँ उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था, बच्चों के भी पढ़ने वढ़ने की जो भी उनके खर्चे की व्यवस्था, ये सब हो। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहता था कि धराली के लिए अलग से नीति निर्माण होना चाहिए। जोशीमठ की तर्ज पर तो कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोशीमठ एक अलग मामला था, वहाँ अलग तरह से चीज़ें हुई, वहाँ अलग तरह की स्थितियाँ थी, अलग तरह की स्थितियाँ हैं, यहाँ बिल्कुल अलग तरह की स्थितियाँ हैं। और लेकिन इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है धराली के मसले में जोशीमठ का जो नाम लिया है, उससे जोशीमठ के जो लोग हैं आपदा प्रभावित, उनके घावों को उन्होंने जो है फिर से सहला दिया है, उनको फिर से हरा किया है और फिर से उसको चर्चा में ला दिया है। तो इसके लिए ज़रूर मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उन्होंने नाम ले लिया है जोशीमठ का, तो कम से कम जोशीमठ के जो लोगों का पुनर्वास का मामला अटका हुआ है वर्षों से, 2 साल से ज़्यादा हो गया,
वहाँ के जो स्थायीकरण का काम अटका हुआ है, वहाँ के जो व्यावसायिक भवनों के मुआवजे का मामला अटका हुआ है, वहाँ जो भूमि का मूल्य का मामला अटका हुआ है, वहाँ जो ये प्रधानमंत्री आवास, राजीव आवास और कच्चे घरों के मुआवजे का जो अभी रेट तय नहीं हुआ है, तो कम से कम इसको कर लीजिए। तो लोग जब आप ये दोबारा दोहराएंगे कि जोशीमठ की तर्ज पर करने वाले हैं, तो कम से कम धराली वालों को ये विश्वास हो कि वहाँ इन्होंने ठीक किया था तो यहाँ भी ठीक कर देंगे। अन्यथा तो फिर ये जाकर के मैं कहने ही वाला हूँ उत्तरकाशी में, धराली में मैं तो जा रहा हूँ, कहूँगा कि इन्होंने जब जोशीमठ में नहीं किया तो तुम्हारा क्या करेंगे। इसलिए इन पर जो है दबाव बनाने की ज़रूरत है, राजनीतिक दबाव भी बनाने की ज़रूरत है। तो मैं कहना चाहता हूँ बगैर इसके नहीं होगा। इस सरकारें सुनती नहीं है, बिल्कुल जो है इनके कानों में जू नहीं देंगी जब तक लोग लड़ेंगे नहीं। तो धराली वालों को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 5-5 हज़ार का जो चेक है वो लौटा करके जो सरकार के मुँह पे तमाचा मारा, ये बहुत अच्छा है। बगैर ऐसा दबाव बनाए भी आपकी लड़ाई जो है जीती नहीं जा सकती, और बगैर लड़े आपका कुछ हो जाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। जोशीमठ में हम ये देख रहे हैं, देखते रहे हैं, इसलिए आप लोगों की जो भी लड़ाई संघर्ष है उसमें भी हम अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हैं और उस संघर्ष में भी हम शामिल रहेंगे। निश्चित तौर पर आपके जो है दुख में, आपकी पीड़ा में, आपके संघर्ष में आपके साथ रहेंगे। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता था। इस बात के साथ कि मैं जल्दी धराली जा कर के वहाँ के प्रभावितों से हम लोग मिलने वाले हैं। मेरे साथी इंद्रेश आ रहे हैं, हम पहुँचेंगे वहाँ, मिलेंगे। आप सब लोग जो इस वीडियो को देखेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, जाए, धराली लोगों तक पहुँचे, ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।